राष्ट्रपति जी ने आपातकाल की घोषणा की है। इमरजेंसी लग गई थी, उसके कारण मुझे जेल भी जाना पड़ा। 2000 में मैंने भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया। ये जो इक्वालिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो मानसिकता से ज्यादा जुड़ा हुआ है। आर्थिक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस महिलाओं की जरूरत। भारत को विकसित भारत के स्टेटस में जाना है तो बहुत सारी चुनौतियों को भी झेलना पड़ेगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ मौसमी। आप देख रहे थे सिरोज टीवी पॉडकास्ट। स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। आज हमारे साथ हमारे पॉडकास्ट में श्री गोपाल कृष्णा अग्रवाल सर, जो भारतीय जनता पार्टी के नेशनल स्पोकपर्सन है। इकोनॉमी और पब्लिक इश्यूज पे इनकी गहरी सोच है। ये हमेशा सरल भाषा में अपनी बात रखते हैं। आज हम इनसे देश, समाज और महिलाओं से जुड़े हुए कई इम्पोर्टेंट मुद्दे पे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है गोपाल सर आपको हमारे सिरोज टीवी पे। नमस्कार, मैं शिरोज टीवी के आज इस कार्यक्रम में आपके साथ आने के लिए मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं सारे श्रोताओं का अभिनंदन भी करता हूँ। जी सर, हमें भी बहुत अच्छा लग रहा है आप हमारे साथ हैं। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे आपके पर्सनल जर्नी के बारे में। आपके पॉलिटिकल पार्टी और समाज सेवा की ये जो यात्रा है, ये कब और कैसे शुरू हुई? क्या आप शुरू से ही आपके मन में ये रहा कि ये जो बदलाव है ये समाज सेवा से ही शुरू किया जा सकते हैं? देखिए, महत्वपूर्ण बात है कि बचपन से थोड़ा परिवार का माहौल भी ऐसा था कि जहाँ पे सामाजिक चेतना के रूप में हमारे पिताजी और माताजी भी काम करते रहे समाज में। जी। और मुझे ये लगा जब मैं बड़ा हो रहा था कि समाज में जो देश में 1000 साल की जो गुलामी हम लोगों ने देश में देखी है, और जब 1947 में हम स्वतंत्र हुए, उसके पहले 1000 साल की जब गुलामी देखी तो बहुत सारी कुरीतियां हमारे समाज में आ गई थी। बहुत तरह का स्टैग्नेशन आ गया था। जैसे पानी अगर तालाब में पड़ा रहे तो वो उसमें गंदगी आ जाती है, तो उसी तरह समाज में भी एक डेवलपमेंट नहीं था, प्रोग्रेसिव थॉट नहीं था। फॉरेन इन्वेजन्स के कारण कई तरह की कुरीतियां आ गई थी, जो हमारा हजारों साल का हमारे जो संस्कृति है, सिविलाइजेशनल जो वैल्यूज थे, जो डेवलपमेंटल वैल्यूज थे, वो कहीं ना कहीं रुक गए थे, ठहराव आ गया था। उनमें बदलाव आना चाहिए, और उन बदलाव को करेगा कौन? व्यक्ति करेंगे। तो वह 1947 के बाद जो प्रक्रिया शुरू हुई, समाज में बदलाव करने की बहुत आवश्यकता है, उन कुरीतियों को हटाने की बहुत आवश्यकता है। उनके लिए जो जागरूक लोग हैं, उन लोगों को आगे आने की जरूरत है। तो इसलिए मुझे लगा कि उन समाज के बदलाव के लिए कुछ काम करना चाहिए। तो उस तरह से मैं विभिन्न जो आयाम है, वैसे तो मैं राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़ा रहा शुरू में, तो मुझे उनके कई क्षेत्र में काम है। विद्यार्थियों में है, ट्राइबल एरियाज में है, फिर सेवा भारती के हैं। तो ऐसे कई संगठनों में एक्टिवली काम करते रहे, और उसके बाद हम आगे बढ़ते रहे। एक मोड़ आया थोड़ा मेरे जीवन में 1975 के समय में, तब मैं मात्र 13 साल का ही था। तो उस समय इमरजेंसी लग गई थी। उस समय देश में एक इमरजेंसी की घोषणा हो गई थी, और एक तरीके से जो प्रजातांत्रिक जो सेटअप है, मूल्य है, उनको उनके ऊपर कुठाराघात हुआ था। और मुझे लगा कि प्रजातांत्रिक जो इकोसिस्टम है, या जो सत्ता का जो एक तरीके का जो प्रजातांत्रिक प्रक्रिया है, उसी से एक स्वतंत्र समाज की, एक समाज जिसमें इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी है, जिसमें समाज के हर वर्ग का, हर क्षेत्र का उत्थान हो सकता है, वो डेमोक्रेटिक सेटअप में ही हो सकता है। बिल्कुल। और तो वह कहीं ना कहीं मुझे लगा कि ये हनन हो रहा है। तो फिर उसके ऊपर फिर मैं थोड़ा बहुत एक्टिवली उसके खिलाफ मैंने काम किया, सत्याग्रह भी किया, और फिर उसके कारण
मुझे जेल भी जाना पड़ा। और उसके बाद थोड़ा सा राजनीतिक चेतना भी जागृत हुई कि गवर्नेंस बहुत इंपॉर्टेंट है समाज के बदलाव के लिए। समाज में लोग काम करेंगे, बहुत मेहनत से काम करेंगे, लेकिन वो बहुत थोड़ी स्लो प्रक्रिया है। अगर गवर्नमेंट के पास अगर कोई रिफॉर्म्स के विजन आ जाए और वह किसी काम के लिए लग जाए, तो उसके पास इतना पावर रिसोर्सेज होता है, तो वह ज़्यादा इफेक्टिव रहेगा। तो राजनीतिक चेतना जिसको कहते हैं, वो 1975 में मुझे लगा कि गवर्नेंस इज एन इम्पॉर्टेंट टूल फॉर चेंज इन द सोसाइटी। तो फिर थोड़ा सा राजनीतिक क्षेत्र की तरफ मैं आगे बढ़ता रहा और उस पे भी मैंने काम किया। और लगभग 2000 में फिर मैं अपनी, जब मेरी पढ़ाई पूरी हुई, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, ग्रेजुएशन किया मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से, फिर चार्टर्ड अकाउंटेंसी की, तो 2000 में मैंने एक भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन किया ऑफिशियली। और मुझे लगा कि आइडियोलॉजिकली जो मैं सोचता हूँ, भारत एक ग्लोबल लीडरशिप की पोजीशन पे जाए, समाज में इकोनॉमिक डेमोक्रेसी जिसको मैं कहता हूँ, क्योंकि मेरे आर्थिक विषय का इंटरेस्ट था, तो इकोनॉमिक डेमोक्रेसी, इक्वल अपॉर्चुनिटी, वेलफेयर ऑफ ऑल, ये सब चीज़ों को लेके मैं आगे बढ़ गया। बहुत अच्छी बात है। सर, आपने बोला कि अपने आपको जेल भी जाना पड़ा था, तो तब आप कितने साल के थे जब ये सिचुएशन हुआ था? मैं मात्र 13 साल का था, 8वीं क्लास में पढ़ता था। और उसी वक्त मतलब मुझे इतना कमिटमेंट लगा कि जो डेमोक्रेटिक लेवल पे जो फंडामेंटल राइट्स हैं, जो हमारे आधारभूत, जो हमारे संविधान ने हमें अधिकार दिए, मूलभूत अधिकार, उनका अगर किसी भी तरह से हनन होता है तो उसके खिलाफ हमें आवाज़ उठानी चाहिए। तो मैंने सत्याग्रह किया और उस सत्याग्रह के कारण मुझे अरेस्ट भी कर लिया गया और मैं 3 महीने जेल में रहा। चिल्ड्रंस रिमांड होम में उस वक्त मैं रहा। सर, कहा जाता है कि एक सक्सेसफुल पुरुष के पीछे कई महिलाओं के योगदान रहते हैं, तो आपके लाइफ में किन महिलाओं की कंट्रीब्यूशन रहा जिन्होंने आपके लाइफ में इम्पोर्टेंट रोल निभाया? देखिए, सबसे बड़ी तो जो कंट्रीब्यूशन है, बड़ा है, वो तो माँ का ही होता है जी। क्योंकि बचपन में जिस तरह का एनवायरनमेंट होता है, उसी तरह से उस एनवायरनमेंट पे आदमी बड़ा होता है, उसी में संस्कार भी मिलते हैं। फर्स्ट इंटरेक्शन माँ के साथ होता है, उनके वैल्यूज सिस्टम को भी हम लोग अडॉप्ट करते हैं। और क्योंकि मेरी माँ तो थोड़ा सामाजिक रूप से ओरिएंटेड भी थी, मेरे पिताजी तो थे ही काफ़ी ओरिएंटेड सोशली, तो उसके कारण एक परिवार का माहौल था, तो वो माँ का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा शुरू के समय में रहा। बिल्कुल। वैल्यू सिस्टम को इनकॉर्पोरेट करने के लिए वो है। उसके बाद लगभग 1988 में मेरी शादी हुई। मेरी पत्नी डॉक्टर है सविता, तो वह उनके साथ मतलब ये था कि मैं मतलब थोड़ा हमारा मतलब परिवार में एक स्वतंत्र माहौल भी रहा है। तो हम मिले थे पत्नी से, मैं लेडी हार्डिंग कैंपस में ही रहता था, वो वहाँ पे मेडिकल कर रही थी, तो मिले हमने, हमारे विचारों को दोनों को ठीक लगा, तो मेरा उनसे विवाह हो गया। मेरे माँ बाप ने उनको एक्सेप्ट कर लिया और वो विवाह हो गया 1988 में। तो वो भी उनका ये रहा कि हमें अपने स्थान में जो हमें इंडिविजुअली जो चीज़ अचीव करनी है लाइफ में, वह करने के लिए स्वतंत्र रहना चाहिए। मेरी अपनी लाइकिंग है, उनकी अपनी लाइकिंग है, और उसमें कई बार सोशल ओरिएंटेशन में, कई बार परिवार में कुछ कोई एक्सपेक्टेशन रहता है कि परिवार में बहुत समय देंगे, परिवार के लिए बहुत काम, ऐसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थे। तो वो जो समाज में अलग अलग क्षेत्र में मेरे को काम करना था, उसमें समय भी लगता है, ये रहता है, कई बार समय का जो अभाव हो जाता है। कई परिवार में रहता है कि पत्नी जो होती है वो कहती है नहीं नहीं तुम तो
बहुत समय घर में दो, तुम तो बहुत ज्यादा बाहर देते हो, तो ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगा। तो वो जो स्वतंत्रता है काम करने के लिए, अपनी आकांक्षाओं अपेक्षाओं को और कंट्रीब्यूशंस को पूरा करने के लिए, वो सहयोग पत्नी का भी मिला। और जैसे मुझे मतलब थोड़ा हिमालय घूमने, पहाड़ का ट्रैकिंग वगैरह का, ये एडवेंचर एक्टिविटीज का बड़ा शौक था। तो वो खुद भी स्पोर्ट्स में राय स्कूल से पढ़ी हुई है कि वो स्विमर है और नेशनल लेवल पे 3rd पोजीशन भी स्विमिंग में ली थी। तो एडवेंचर, पहाड़ों पे जाना, ट्रैकिंग करना और अलग अलग जगहों पे मतलब इस तरह का घूमना, ये सब भी उसमें भी सहायता मिला। तो एक व्यापक रूप से एक इंडिपेंडेंस जो परिवार के बंधन से कई बार पत्नी के रूप में कई फैमिलीज में रेस्ट्रिक्शन ही होती, वो भी नहीं मिली। तो वो मैं सोचता हूँ कि वह एक दूसरा महत्वपूर्ण योगदान रहा। और तीसरा जो मुझे एक बहुत बड़ी बात जो लग रही है, वो मेरी दोनों बेटियां, हमारी 2 बेटियां हैं। तो उन्होंने हमारे को कई वैल्यूज में स्टैब्लिश होने के लिए हेल्प किया। मुझे लगता है जीवन में ये बड़ा प्रभावित करने वाला जो कारण होता है, क्योंकि पेरेंट्स का क्या होता है कि बच्चों के सामने उनको एक मतलब एक मतलब अपना एक विजन के साथ रहना, उनको एक अपना एग्जाम्पल के रूप में रहने का सब पेरेंट्स को इच्छा रहती है। तो कई बार कुछ कमियां भी व्यक्ति में होती हैं जीवन में, तो वो बच्चों के प्रेशर के अंदर, दबाव के अंदर उनको वह कंट्रोल कर लेते हैं। यानी कि हमें एक एग्जाम्पल बच्चों के सामने सेट करना है, हमें एक जीवन में एक आदर्श प्रस्तुत करना है ताकि बच्चों को अच्छा शिक्षा मिले, उस आदर्श पे वो चलने की प्रेरणा मिले, उस आदर्श को एक एग्जाम्पल के रूप में अपने जीवन में। तो मेरे बच्चों के कारण, बच्चियों के कारण भी ये चीज़ों में हेल्प मिला। फिर समाज में तो कई संस्थाओं के साथ जुड़े रहे, लेकिन मूल रूप से बचपने में मेरे परिवार का माहौल जिसमें माँ का बहुत कंट्रीब्यूशन था, फिर पत्नी के साथ जो कुछ वर्ष शुरू के इनिशियल रहे, जिसमें कि सामाजिक रूप से बहुत एक्टिव लाइफ भी रहती है और परिवार के लिए भी काम करने की बहुत समय की अभाव भी कई बार रहता है। तो उस सब को एक्सेप्ट करके आगे बढ़ के एक फ्रेंडली वातावरण चलाना, बच्चों के तरफ भी ध्यान रखना। माँ बाप हमारे साथ ही थे, जॉइंट फैमिली थी, मैं तो अकेला लड़का, भाई, मेरे भाई बहन नहीं थे। तो उसमें पत्नी का रहा, और फिर बच्चों के सामने एक आदर्श रूप से उनको डेवलप करने के लिए एक एग्जाम्पल की तरह रहना, तो उसके कारण भी बहुत चीज़ों को हम लोगों ने सीखा। तो ये रहा। और तो समाज में ये महिलाओं के लिए जो कई सोशल ऑर्गेनाइजेशंस में और उनमें कमर्शियल और कॉरपोरेट लेवल पे भी संपर्क में रहे, लेकिन वो एक तरीके से एक इक्वलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, जेंडर इक्वलिटी, ये जो विचार हैं, इन सब को डेवलप करने में मुझे लगा कि ये महत्वपूर्ण योगदान भी रहा। और ये भी समाज में जो महिलाओं के उत्पीड़न के बातें में भी जो बातें होती थी, हमारे देश में कुछ कमियां भी थी, कुछ हमारे ऐतिहासिक रूप से अच्छाइयां भी थी, कुछ उन सब के बारे में पढ़ने से भी मुझे लगा कि महिला सशक्तिकरण, महिलाओं के लिए जेंडर इक्वलिटी और वैचारिक रूप से उनको भी पूरी तरह से आगे बढ़ने का एक इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, ये सब विचारों के रूप से पढ़ने से, सामाजिक संस्थाओं में काम करने से, अन्य क्षेत्र के लोगों के साथ इंटरेक्शन करने से इनका इन्फ्लुएंस, मुझे लगता है कि इन सब का क्यूमुलेटिव इम्पैक्ट था कि महिलाओं के प्रति आदर रखना, उनको इक्वल समझ के व्यवहार को उस तरह करना और उनके बेनिफिट और वेलफेयर के लिए जितना कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उस तरफ आगे बढ़ते हुए काम करना, ये कुछ वैल्यूज जीवन में आई। बिल्कुल सर, अभी आपने इक्वालिटी की बात की,
तो आपके हिसाब से एक महिला और पुरुष में जो इक्वलिटी की बात होती है, तो आपके हिसाब से क्या ये इक्वलिटी की एक लड़ाई है या आप इसको अलग तरीके से देखते हैं? देखिए, इक्वलिटी की लड़ाई अगर हम करेंगे तो वो कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगी। समाज में फाइट से तो विघटन ही होता है, और मुझे लगता है कि कानूनी तरीके से भी ये बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंदर इक्वलिटी इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। ये तो समाज की अपनी चेतना धीरे धीरे जागृत होती है। कई सोसाइटीज में हम देखते हैं कि महिलाओं को पूरा सम्मान दिया जाता है, उनको इक्वल तरीके से अपॉर्चुनिटी की तरह से भी देखा जाता है, और उनके नीड्स, एक्सपेक्टेशंस, उनके इमोशंस, इन चीज़ों का भी सामाजिक शास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। बायोलॉजिकली मेल और फीमेल में बहुत डिफरेंस है, इमोशंस में डिफरेंस है, फिजिकल स्ट्रेंथ में डिफरेंस है, उनके जो अपब्रिंगिंग में बहुत डिफरेंस होते हैं। तो उन डाइवर्सिटीज को भी अप्रिशिएट करना चाहिए। अभी हम जैसे शरीर का एक संकल्पना रहती है, हाथ का अलग ऑब्जेक्टिव है, पैर की अलग ऑब्जेक्टिव है, चेहरे का अलग ऑब्जेक्टिव है। तो इक्वलिटी इन कॉन्सेप्ट यानी विचारों में हो सकते, लेकिन व्यवहार में डिफरेंस भी होता है। तो हर चीज की अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। समाज में सामाजिक चेतना के रूप में मुझे लगता है कि वह जो सामाजिक चेतना है इक्वलिटी की, वह जागृत होती है तो मेरे ख्याल से जेंडर इक्वलिटी बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ेगी। और हमारे देश में तो संस्कृति के रूप से हम देखें, ये पिछला 1000 साल की गुलामी छोड़ दें तो हमारे यहाँ पे देवी देवताओं के रूप में पूरा आदर के साथ देखा जाता था और उनको स्वतंत्रता के रूप में देखा जाता। एक कालखंड आया जहाँ पे यह एक थोड़ा सा विकृति देश में आई, बट अगर हम इसको कॉन्फ्लिक्ट के रूप में देखेंगे, इसको हम रेगुलेशंस के थ्रू केवल कंट्रोल करने का प्रयास करेंगे, रूल्स में, लॉज में, तो एक कॉन्फ्लिक्ट ही ज़्यादा डेवलप होगा। इसको सामाजिक चेतना से बचपने से बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को परिवार के माहौल से, समाज के माहौल से अपॉर्चुनिटी के रूप में ये देखेंगे तो ये ज़्यादा सही तरीके से इम्प्लीमेंट होगा। और कोई पुरुषों को भी यह अहंकार रहना कि मैंने अपनी अर्धांगिनी को, मैंने अपने बच्चों को पूरी स्वतंत्रता दी है, तो यह भी मुझे लगता है कि यह कोई सही सोच नहीं है। एवरीबडी हैज ए पर्सनैलिटी और वह उसी हिसाब से डेवलप होता है, सब स्वतंत्र रूप से चलते हैं। और हमारे संस्कृति में तो पशु पक्षी पेड़ पौधे सबको एक ही रूप से देखने की भी बात है। तो इस चीज को, कॉन्सेप्ट को स्कूल के लेवल पे, परिवार के लेवल पे इम्प्लीमेंट करना चाहिए। तो मुझे बहुत अच्छा लगा आपने जो भी शेयर किया मुझे। तो हम सालों से देखते हुए आ रहे हैं कि महिलाओं को जो सशक्त होने में और अपने पैरों पे खड़े होने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। आपको क्या लगता है, क्या ये पारिवारिक कारण है, सामाजिक या फिर आर्थिक कारण की वजह से उनको इतने सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है? देखिए, इक्वलिटी का विषय आपने उठाया है, बहुत महत्वपूर्ण भी है। तो मैं इस प्रश्न के उत्तर के पहले एक बात और कहना चाहता हूँ कि व्यवहार में तो फर्क होगा ही। जैसे व्यवहार, ये जो इक्वलिटी का जो कॉन्सेप्ट है वो जो है मानसिकता से ज्यादा जुड़ा हुआ है। व्यवहारिक डिफरेंस रहेगा। मदरहुड एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट है, माँ के प्रति जो एफिनिटी है, ये मातृत्व का जो बहुत बड़ा एक ह्यूमैनिटी में एक कंट्रीब्यूशन है, वो मनुष्य में ही नहीं, पशु एनिमल्स वगैरह में भी वो पूरा रहता है, माँ के साथ जो एफिनिटी है। तो उसको हमें
सेलिब्रेट करना चाहिए, उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए, उसको सिविलाइजेशनल कंट्रीब्यूशंस के अंदर उसका जो महत्वपूर्ण योगदान है उसको समझना चाहिए। क्योंकि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वह माँ के संस्कारों से बहुत उसका योगदान है। जिनका अर्ली चाइल्डहुड में जिनके अंदर डिसहार्मनी होती है, वो बड़े होके वो लोग उनके जीवन में कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। तो जो माँ का महत्वपूर्ण रोल ह्यूमन लाइफ में है, उसको रिस्पेक्ट जब करना सीख जाएंगे और ये बात अपने मन से निकाल देंगे कि मैं किसी को इक्वल स्टेटस दे रहा हूँ, द डिफरेंस को भी हम सेलिब्रेट करेंगे, उन चीज़ों को करेंगे, तो वो धीरे धीरे वो मेंटल इकोसिस्टम के अंदर उनके मानसिकता ऐसी डेवलप हो जाएगी कि वो इक्वालिटी आएगी। अब उसके बाद भी समाज में दुर्जन भी लोग हैं, ऐसा नहीं है कि सभी लोग अच्छे होंगे। कई इस तरह के कॉन्फ्लिक्ट से के कारण या कई प्रकृति के कारण, प्रवृत्ति के कारण लोग हैं जो दुर्जन प्रवृत्ति के भी हैं। उनको कंट्रोल करने के लिए वो एट्रोसिटीज भी करते हैं, वो अपने फिजिकल पावर, फाइनेंशियल पावर और समाज में एक विचार को लेके या उन चीज़ों को लेके उसको एक्सप्लॉयटेशन का एक तरीका भी उसको अपनाते हैं। क्योंकि एवरीबडी वांट्स कि पावर कंट्रोल रहे, ह्यूमन नेचर में रहता है कि पावर उसके पास, व्यक्ति के पास रहे। तो वो फाइनेंशियल पावर है, पोजीशनल पावर है, समाज में भी इस तरह का चला आ रहा है कि जो डिफरेंसेस रहते हैं तो मेल डोमिनेंस की बातें भी होती है। तो इनको करेक्शन करना, मानसिकता एक लॉन्ग सिस्टम है जिसके थ्रू होगा, लेकिन जो विकृति वाले लोग हैं उनको कंट्रोल करने के लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस भी होने पड़ेंगे, उनको आइसोलेट करके उनके ऊपर पनिशमेंट्स भी डालनी पड़ेंगी। और फाइनेंशियल जो इंडिपेंडेंस है वो तो महिलाओं की आवश्यकता ही है। और पुरुष में भी अगर फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस नहीं रहेगी तो वो कहीं ना कहीं एक्सप्लॉइट होगा। फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस होनी चाहिए और वो एक बहुत महत्वपूर्ण वो आयाम है जिसके कारण महिलाओं का एम्पावरमेंट अच्छा होगा। और जब साथ में रहते हैं तो इक्वल स्टेटस तब हो जाता है जब आपके पास बेसिक एम्पावरमेंट इक्वलिटी हो। फाइनेंशियल उसके लिए इंडिपेंडेंस बहुत महत्वपूर्ण है। तो मैं क्योंकि पॉलिटिक्स में बहुत अच्छी पॉलिसी इंटरवेंशन में बहुत काम करता हूँ, तो 2014 में जब मोदी जी के साथ हम मोदी जी की सरकार आई, हम उसमें पॉलिसी इंटरवेंशन में काफ़ी काम कर रहे थे, खासकर इकोनॉमिक फील्ड में। क्योंकि मैं इकोनॉमिस्ट भी हूँ, आर्थिक विषय देखता हूँ पार्टी में। तो हमें लगा कि महिलाओं की सशक्तिकरण में केवल लॉ, रूल्स, रेगुलेशन से तो नहीं होगा, लॉ से होगा, लेकिन वो आइसोलेटेड केसेस के साथ ही होगा। बट आर्थिक रूप से स्वतंत्रता एक महत्वपूर्ण विषय है, जो आयाम है। अगर वो हमने इम्प्लीमेंट किया तो जो हमारे समाज में कुछ कुरीतियां आ गई हैं, एक्सप्लॉयटेशन आ गया है, बायोलॉजिकल और फिजिकल डिफरेंसेस के कारण कुछ एक्सप्लॉयटेशन के जो केसेस आते हैं, एक्सप्लॉयटेशन के जो कस्टम्स वगैरह आ गए, उनको हटाने के लिए आर्थिक इंडिपेंडेंस, इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस महिलाओं की जरूरी है। तो अगर आप 2014 से 2025 में अभी हम बैठे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमारी पॉलिसीज को अगर आप देखेंगे तो उसमें हर पॉलिसीज में महिलाओं के इकोनॉमिक इंडिपेंडेंस को हम लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण तरीके से स्पेस दी है। पहला जो था जनधन अकाउंट खोला, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस। मैं तो उसको लेके कई जगहों पे कॉलेज, यूनिवर्सिटीज में, महिलाओं के कॉलेजेस में, स्कूल्स में, लड़कियों के उस सब में गया और कि आप जनधन अकाउंट खोल लो,
अकाउंट खोल लोगे, अपना इंडिपेंडेंट अकाउंट खोल लोगे, तो आप अपना जो अर्निंग करते होते एक फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का एक एम्पावर्ड फीलिंग भी आती है। मेरा अपना अकाउंट है, उसमें 10,000 रुपए है, 5,000 रुपए है, मैं जो कमाती हूँ वो उसमें रखती हूँ। कभी जरूरत पड़ेगी तो मैं किसी के पीछे हाथ फैलाने की मुझे एकदम जरूरत नहीं पड़ेगी, इमरजेंसी। तो जब उन चीजों को लेके गए तो लड़कियों ने, महिलाओं ने हमें बोला कि जैसे ही हमारा जनधन अकाउंट खुला, हम लोगों को बहुत आत्मविश्वास की फीलिंग हुई। तो जनधन अकाउंट को ले लीजिए, फिर ग्रामीण क्षेत्र में उज्ज्वला योजना को लिया। उज्ज्वला योजना में गैस समस्या को उनको जो ग्रामीण क्षेत्र में धुएं वगैरह के घर के काम में जो सिस्टम होता है उसके लिए उनको सुविधा मिले। शौचालय, स्वच्छ भारत अभियान, लाल किले से जब प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं स्वच्छ भारत अभियान के शौचालय बनाएंगे, ओपन डिफिकेशन फ्री कर देंगे, तो हमने सब, आप हमें पता है कि जो ओपन डिफिकेशन का एक बहुत बड़ा नेगेटिव फैक्टर था, वो हमारे देश में महिलाओं के उत्पीड़न के लिए एक बड़ा फैक्टर बनता जा रहा था, बन गया था। चाहे उनके लिए रेप के केसेस हों, किडनैपिंग के केसेस हों, या उनको पूरे पूरे दिन बायोलॉजिकली भी अगर पूरे दिन अगर आप कहीं ना कहीं अपने जो रोक के रखते हैं अपने आप को उसके लिए, तो आप इम्पैक्ट होता है आपको, मतलब फिजिकली भी बायोलॉजी का उसका इम्पैक्ट होता है। तो ये शौचालय बनाना, ये फिर उसके बाद प्रधानमंत्री जी ने कहा कि भाई घर जो हो, तो घर प्रधानमंत्री आवास योजना में गरीब महिलाओं को सशक्तिकरण का एक अगला स्टेप था कि प्रधानमंत्री आवास योजना में जो मकान बनते वो महिला स्पाउस में महिला के नाम पे रजिस्टर हुए। तो उस तरह से महिलाओं का आर्थिक स्वतंत्रता हो, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो, जो समाज में कुरीतियां आ गई है उनको रोकने का काम हो। उसमें अब छावा फाउंडेशन भी मैं देख रहा हूँ एक फील्ड में बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं। तो एनजीओज हैं, सोशली ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो इवन धार्मिक संस्थाएं भी कई तरह के काम करती हैं। तो इन सब से महिला का उत्थान, महिलाओं का आर्थिक संपन्नता, जो लीगल उनका एम्पावरमेंट, अगर परिवार के अंतर्गत जो हिंसा हो रही है, डोमेस्टिक वायलेंस को कंट्रोल करने के लिए जो लीगल हेल्पलाइंस है, तो ये सब की आवश्यकता है। समाज की, मैंने कहा ना, कुरीतियां थी उनको हटाना जो था, उसके प्रति प्रयास करके एक एक्शनेबल ग्राउंड लेवल पे स्टेप्स लेना जरूरी है। हमारा एम इक्वालिटी है, हमारा जो वैचारिक रूप से मानसिकता के रूप में इक्वालिटी की पोजीशन अटेन करनी है, लेकिन ग्राउंड लेवल पे जो डिफरेंसेस हैं, कुरीतियां, उनको हटाना भी बहुत जरूरी है। तो उसमें सरकार भी महत्वपूर्ण काम करती है, सामाजिक संस्थाएं भी बहुत महत्वपूर्ण काम करती हैं, एनजीओज भी काम करती हैं, और धार्मिक संस्थाएं भी काम करने का बड़ा रोल होता है। तो इन सबको मिला के एक संस्कार भी, एक इकोसिस्टम भी समाज का मिलता है, और सिविलाइजेशनल वैल्यूज भी उसमें कॉम्प्लीमेंट करती हैं। तो ये 360 डिग्री का एक बदलाव की आवश्यकता है, और इसके बाद कॉन्फ्लिक्ट के हिसाब से इसको नहीं देखना चाहिए। एक जो व्यवहारिकता में जो फर्क है उसको भी हमने डाइवर्सिटी और डिफरेंस ऑफ को भी एक्सेप्ट करके आगे चलना चाहिए। सर, हाल ही में आए फिल्म डार्लिंग और थप्पड़ ने डोमेस्टिक वायलेंस जैसे मुद्दे पे बात किया, और जो कि जिन पे काफ़ी चर्चा भी हुई है, और हम अक्सर देखते हैं लगातार ऐसे कई मामले सामने आ रहे हैं जहाँ पे महिलाओं को जो घरेलू हिंसा है उन पे होता है, और दहेज के चलते महिलाओं को मारा पीटा जाते हैं कई बार। तो ऐसे उन महिलाओं ने जान भी गंवा दी। बहुत रिसेंटली अभी एक केस हुआ था। तो ये जो हम बचपन से, ये जो सोसाइटी में हम देखते हुए आ रहे हैं ये इश्यूज, तो क्या आपको लगता है कि ये माइंडसेट हम बदल सकते हैं, बदल पाएंगे, ये जो हिंसा हो रहा है?
ये देखिए, बदलना तो पड़ेगा। हिंसा का तो कंट्रोल करने का एक ही तरीका है, वो है कानून। गवर्नेंस के सिस्टम को, एडमिनिस्ट्रेशन को बहुत स्ट्रांगली एक्शन लेने पड़ेंगे, जी क्योंकि हिंसा आइसोलेटेड केस समाज के हिसाब से कुछ परसेंटेज ही होता है, लेकिन जिसके ऊपर हिंसा होती है, जिस महिला के ऊपर अत्याचार हुआ, बच्चों के ऊपर भी हिंसा होती है, बिल्कुल तो जिसके ऊपर उसका इम्पैक्ट होता है उसके लिए तो पूरा 100% है, समाज के लिए कम हो सकता है। इसलिए जो इंडिविजुअल केसेस हैं हिंसा के, उनकी रिपोर्टिंग होनी चाहिए। महिलाओं को भी आगे आके उनको एक प्रोटेक्टिव भी एनवायरनमेंट चाहिए, क्योंकि जो फैमिली सिस्टम है, जिस तरह का भी करंट समाज में जो रहन सहन है या व्यवस्था है, उसके अंदर महिला को परिवार के अंदर भी रहना है, जी उसको अपने बच्चों का भी ख्याल रखना है, तो उसके कारण कुछ प्रेशर उसके ऊपर होते हैं, तो वो कई बार डोमेस्टिक हिंसा को रिपोर्ट करने में वो झिझकती है। बिल्कुल एक त्याग की भावना भी महिलाओं में थोड़ी बच्चों के प्रति, परिवार के प्रति वो ज़्यादा रहती है। उनका इमोशनल कंटेंट के हिसाब से जो व्यवहार है, वो मतलब जो मेकअप है, वो भी एक तरीके का, तो उसके कारण वह अपने आप को कई बार असहाय समझती है। तो जी ऐसे केसेस में समाज के लोगों को आगे आना चाहिए और गवर्नमेंट के लेवल पे उनको जो हेल्पलाइन भी होनी चाहिए। बट ये बड़ा कॉम्प्लिकेटेड इशू हो जाता है। मेरे साथ भी कई केसेस आते हैं, लोग कहते हैं कि वो महिला ने कहा कि मेरे पति मतलब मारते हैं या ये करते हैं। फिजिकली तो डिफरेंस है ही, जी तो वो फिजिकली एम्पावर करके अगर वो डोमेस्टिक हिंसा में पार्टिसिपेट करते हैं, तो अगर उस महिला को, उस पत्नी को, उसको अगर आप कहते हो कि सॉल्यूशन क्या है, आप अलग रहना चाहते हो या एक्शन लेना चाहते हो, तो वो भी नहीं वो चाहती, क्योंकि उसको लगता है फिर मेरे बच्चों का क्या होगा, मैं परिवार समाज में एक तरीके से मैं अपना पूरा जीवन अलग कैसे यापन करूंगी। तो ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है। वो खुद भी कई बार अपने आप को असहाय महसूस करती है। तो काउंसलिंग एक बहुत बड़ा, मुझे लगता है कि काउंसलिंग एक बहुत बड़ा फैक्टर देश में डेवलप होना चाहिए। ऐसे कोई केसेस मिलते हैं तो पति को कुछ लोगों को समझाना चाहिए कि आपको काउंसलिंग में ले जाओ, है ना। और महिलाओं को भी मैं तो ये सजेस्ट करता हूँ कि आप उनको प्यार से समझा के, कई बार जब हर बार मूड के स्विंग में भी डिफरेंसेस होते हैं, तब आप उनको समझाओ कि आप काउंसलिंग में चलते हैं, हम दोनों, मेरी भी गलती हो सकती है, आपकी भी गलती हो सकती है, लेकिन हमारे परिवार के इंटरेस्ट में लेट अस ट्राई एंड गो फॉर ए काउंसलिंग। और उसके बाद भी नहीं होता तो महिला को असहाय नहीं समझना चाहिए और अपने आप को लीगली तो एम्पावर्ड है ही, उसकी जानकारी भी रहना चाहिए। और फिर जो पुरुष इस तरह के करते हैं उसके ऊपर समाज का एक स्ट्रॉन्ग आसपास का दबाव होना चाहिए। और इसमें परिवार के जो सास ससुर हैं, माँ बाप हैं, कई बार लड़की के माँ बाप भी उसमें अपनी बेटी को थोड़ा दबाने की कोशिश करते हैं, अरे नहीं तुझे तो इसी परिवार में रहना, वो भी उसकी प्रॉब्लम्स को इग्नोर करने की, दबा अंडर द कारपेट रखने की कोशिश करते हैं। तो अगर बेसिक प्रॉब्लम माँ बाप को, लड़की के माँ बाप को, भाई को, बहन को बहुत अच्छी तरह से, उसको अच्छी तरह से समझ के समझना चाहिए कि इज देयर अ बेसिक प्रॉब्लम, कि केवल ये ओवर रिएक्शंस भी हैं, तो इसका डिफरेंशिएशन होना उसके माँ बाप के लिए जरूरी है। फिर लड़के के माँ बाप को भी समझना चाहिए कि भाई हमारे मतलब सबको पता ही होता है एग्रेसिव व्यवहार है मेरे बेटे का या कुछ है, तो उसको भी कंट्रोल करना चाहिए। पीयर प्रेशर्स भी हैं, परिवार फ्रेंड्स सर्कल्स भी है। तो सामाजिक रूप से कई बार महिलाएं क्या जो छोटी फैमिली होने लग गई ना, आइसोलेटेड होती है। मैंने तो कई परिवारों में महिलाओं को देखा है कि अरे हमें कोई आ गया, फ्रेंड आ गया, मुझे चाय बनानी पड़ेगी, मुझे खाना खिलाना पड़ेगा। वो हेल्पलाइन सिस्टम है परिवारों का,
आप लोगों को आने दो, फ्रेंड सर्कल रखो, अपने रिश्तेदारों को बुलाओ, आप भी जाओ। वो एक तरीके से इक्वलाइजिंग और प्रेशराइजिंग ग्रुप भी होता है। तो वो रिलेशंस को, छोटी जो न्यूक्लियर फैमिलीज में पत्नी कई बार अहंकार में आ जाती हैं, या मैं तो कमा रही हूँ, मेरे को क्यों दबना है, तो ये एक थोड़ा सा व्यवहारिक तरीके से उस चीज को समझते। तो इसके मल्टीपल पहलू हैं। लड़की के माँ बाप को ध्यान रखना है, लड़के के माँ बाप को ध्यान रखना है, लड़की को जो परिवार के रिलेशंस हैं, रिलेटिव्स हैं, उनके साथ संबंधों को बनाए रखना है, वो ऐसे टाइम में काम आते हैं। फ्रेंड सर्कल्स को बनाए रखना है, और समाज में भी एक्टिवली इन्वॉल्व रहना चाहिए। और उसके बाद अगर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न ऐसा लगता है तो असहाय महसूस नहीं करना चाहिए। अपनी बात के लिए, अपने उसके लिए संघर्ष के लिए, अपने स्वाभिमान के लिए उसको खड़े रहना चाहिए। लेकिन फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस उसको इंश्योर करनी चाहिए कि वो फाइनेंशियली किसी न किसी तरह से अपनी इंडिपेंडेंस को मेंटेन करे। ये अपने आप से एक डेटरेंट बहुत बड़ा है कि उसका कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा। फिल्मों के अंदर भी ये भी एक जागरूकता ही पैदा करते हैं, और कई बार वो थोड़ा एक्सट्रीम हो जाते हैं, और लेकिन फिर भी वो एक पहलू सामने रखते हैं। बट मुझे लगता है कि सामाजिक चेतना, आसपास के पीयर ग्रुप्स का प्रेशर और सोसाइटी का प्रेशर बहुत तरीके से इसमें इस समस्या के समाधान में हेल्प करता है। स्ट्रॉन्ग लॉस एक तरीके से डेटरेंट होते हैं। सर, अक्सर हम देखते हैं कि महिला रिजर्व जो सीट है इलेक्शन के लिए, उस पे कई लोग अपने पत्नियों को खड़े कर देते। हाल ही में एक सीरीज में दिखाया गया पंचायत में, असल जो प्रधान मंजू देवी थी, बट उनका जो पावर है उनका हस्बैंड इस्तेमाल करते थे। तो आपको क्या लगता है जो पॉलिटिक्स है उसमें आज महिलाएं अपने दम पर कितनी आगे बढ़ रही है? देखिए, ये नारी वंदन अधिनियम भी सरकार हमारी लेके आई है, जो कि इस सेंसस के बाद प्रोबेबली 2029 या 2034 में महिला रिजर्वेशन के रूप में सामने आएगा। वो जरूरी भी है। रिजर्वेशन हमारे संविधान के हिसाब से भी ये जो डिस्पैरिटी है उसको खत्म करने का एक प्रक्रिया के रूप में हमारे संविधान ने हम सबको उसका प्रावधान दिया है। तो वह अपने आप में महत्वपूर्ण है। ग्राउंड लेवल पे भी शुरू में वो पंचायत के लेवल पे हुआ, लोकल बॉडीज के रूप में हुआ। तो जैसा आपने पंचायत सीरीज की बात की, तो वो कुरीतियां आ गई प्रधान पति के रूप में, वो चीजें आती हैं। लेकिन अगर वो धीरे धीरे ही वो ठीक होंगी, जैसे जैसे महिलाएं सशक्त होंगी। अगर पत्नी महिला किसी पंचायत की प्रधान बनती हैं, या पंचायत सदस्य बनती हैं, या वो एमएलए बनती हैं, एमपी बनती हैं, तो धीरे धीरे वो अपने राइट्स को, अपने अधिकारों को खुद इस्तेमाल करना शुरू कर देंगी। कुछ लोग होते हैं जो इस तरह करते हैं, लेकिन वो आइसोलेटेड केसेस हैं। वो जब एक्सपोज होते हैं वो भी डर के छुप के करते हैं। लेकिन ये सीरियल ये इस चीज को उजागर करता ही है। बट धीरे धीरे महिलाएं अपने अधिकारों को अच्छी तरह से जान जाएंगी और उनको ज्यादा से ज्यादा अधिकार मिलेंगे। पार्लियामेंट में जाए, अब हमारी तो राष्ट्रपति महिला हैं और वह एक ट्राइबल कम्युनिटी से आती हैं, और कभी लोगों ने सोचा भी नहीं था, लेकिन वो इतने बड़े पोस्ट पे, तो उन्होंने महिला सशक्तिकरण के रूप में एक तरीके का एक आइकॉन के रूप में भी काम कर रहे हैं। जो कई कैबिनेट मिनिस्टर भी केंद्र में महिलाएं हैं। 11 से 13 के बीच में महिला कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, एमएलए एमपीज भी हैं। और जब रिजर्वेशन के माध्यम से आएगा ऊपर पार्लियामेंट में, एमएलए में, उसमें, तो फिर धीरे धीरे जब वो समाज में जाएंगी, काम करेंगी,
लोगों को के समस्याओं को समझेंगी, उनको सॉल्व करने का काम करेंगी, तो अल्टीमेटली उन्हीं का माइंड भी डेवलप होगा, उनका एक विचार भी डेवलप होगा और वो आगे बढ़ जाएंगी। तो सॉल्यूशन तो यही है कि जो रिजर्वेशन है, मैं मानता हूँ कि रिजर्वेशन जो हमारे संविधान ने प्रावधान किया है वह डिस्पैरिटी को कम करने के लिए, एम्पावरमेंट करने के, चाहे आप ओबीसी को ले लो, दलित को ले लो, और भी ट्राइबल लोगों को ले लो, उसने कई बदलाव किए हैं, लेकिन अल्टीमेटली हम अपना फाइनल गोल तो अचीव नहीं कर पाए, लेकिन हम उस तरफ बढ़ रहे हैं। तो महिला रिजर्वेशन से ये जो कुरीति है, धीरे धीरे अपर लेवल पे जब आएंगी महिलाएं तो ये खत्म हो जाएगा। सर, आप अच्छा फाउंडेशन को काफ़ी टाइम से जानते हैं और जो हमारा नोएडा वाला सिरोज कैफे आप आते रहते हैं, तो हमें जानना है कि हमारे कैफे में आपको सबसे ज़्यादा क्या अच्छा लगता है? देखिए, मैं चावा फाउंडेशन को बहुत वर्षों से जानता हूँ और मुझे सबसे पहले क्या हुआ कि शीरोज कैफे, तो मेरे को किसी ने बताया कि चलो वहाँ पे, मेरा जो सन इन लॉ है वो नोएडा इंडोर स्टेडियम में उसको ऑपरेशनल हेड की तरह काम कर रहे थे। तो एक दिन वो वहाँ इंडोर स्टेडियम में गया जहाँ पे शीरोज कैफे, मैंने देखा ये क्या कॉन्सेप्ट है। फिर वहाँ पे बैठे, कॉफ़ी, वहाँ पे जिस तरह का जो वहाँ पे जो वॉलंटियर्स थे या जो वहाँ पे एसोसिएटेड लोग थे, उनका स्नेह, उनका आदर के साथ बैठाना, बात करना, तो उसके साथ मुझे पता चला कि जो उनका स्नेह, प्रेम, उनका आदर देना, बिठाना, वेलकम करना, तो फिर स्पेसिफिकली जो डिसेबिलिटी है उसके बारे में मुझे वहाँ पे चर्चा करके पता चला, कॉन्सेप्ट को पता चला। और मेरा शुरू से काम में मैं ये मान के चलता था कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस ही एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत बड़ा आयाम या मैकेनिज्म होता है। तो जब ये कॉन्सेप्ट का पता चला कि उनको जो एसिड विक्टिम्स हैं महिलाएं पूरे देश में या जहां भी काम कर रही हैं, उनको उनके एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, उनकी इंडिपेंडेंस, उनका वर्किंग एनवायरनमेंट, उनको सिक्योर्ड एनवायरनमेंट देने का यह कॉन्सेप्ट है और यह एक तरीके से फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस के लिए भी काम कर रहा है। तो ऑब्जेक्टिव बहुत अच्छा है, इम्प्लीमेंटेशन में एफिशिएंसी है, माहौल बहुत अच्छा है और लोगों में जो वहाँ पे काम करने वाले लोग हैं उन लोगों में एक तरीके से का जो आत्मीयता का भाव जिसको कहते, देख के मुझे बहुत अच्छा लगा, कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद मैंने देखा, ये बातें तो हम सुनते ही थे, कुछ पिक्चरें भी मैंने देखी एसिड विक्टिम्स की, अखबारों में भी पढ़ते हैं कि कुछ दुष्प्रकृति के राक्षस प्रवृत्ति, मैं तो कहूँगा कि मनुष्य शरीर के अंदर वो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं कुछ समाज में, तो वह लोगों ने हिंसा इस तरह की है और उस हिंसा के कारण कुछ डिसेबिलिटी हमारी बहनों को, माताओं को, बच्चियों के जीवन में हो गई है। तो उनको हैंड होल्डिंग की आवश्यकता है और शीरोज बहुत महत्वपूर्ण काम करा। फिर पता चला कि केवल नोएडा इंडोर स्टेडियम में नहीं है, लखनऊ में और गुड़गांव में और भी कई जगहों पे ये पूरा उत्तर प्रदेश में तो बहुत तेजी से कई जगहों पे कर ही रहे हैं और भी प्रदेशों में बढ़ने का काम कर रहे हैं और समाज के जो कॉरपोरेट लेवल के लोग भी साथ में आ रहे हैं और आगे आके लोग हेल्प कर रहे हैं। और उसमें एक तरीके से केवल एक सेवा के भाव में मैंने कई बार पढ़ा था कि सेवा करने वाले को अहंकार अगर आ गया तो वह उसका सेवा का इम्पैक्ट उसके जीवन में नहीं पड़ता। उसको सेवा अगर करना है तो उसको ये करना है कि मेरे व्यक्तित्व के विकास के लिए मैं ये काम, अच्छा काम कर रहा हूँ जिससे मेरा व्यक्तित्व विकास होगा। अगर इस भाव से कोई समाज के अंदर कोई अच्छा काम करता है तो उसका व्यक्तित्व का विकास होता है। अदरवाइज अगर मैं इसको अच्छा काम कर रहा हूँ, इसके हेल्प कर रहा हूँ, ये अहंकार की भावना आ गई तो वो फिर वो अहंकार ही होगा, उसका पतन नहीं होगा कि आई एम सुपीरियर। तो
मुझे लगा कि ये एक तरीके का जो लोग जुड़े हुए हैं उनमें से सेवा का जो सच्चा मूल्य के आधारित जो होनी चाहिए उस तरह का काम कर रहे हैं। और वही लोग कर रहे हैं जो खुद विक्टिम है, तो उनमें आत्मविश्वास, स्वाभिमान ये सब भी जगाने का काम कर रहे हैं। और जो सरकार के जो कानून हैं, जो सरकार ने रूल्स, रेगुलेशन, लॉ, सब चीजें होती हैं, लेकिन सरकार उनकी इम्प्लीमेंटेशन के लेवल पे बहुत गैप्स होते हैं। मैं जो थे कई हमने पढ़े भी थे कि सरकारी काम असरकारी नहीं होता, यानी असरकारी नहीं होता, सरकार शब्द का थोड़ा सा है, सरकारी काम असरकारी नहीं होता। तो उसको इम्प्लीमेंटेशनल गैप के अंदर जो छावा फाउंडेशन कर रहा है, एक तो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, आत्मविश्वास, एम्पावरमेंट, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, शीरोज के माध्यम से समाज के लोगों को जोड़ने का एक माध्यम, प्रक्रिया बनाने का जो एक कैफे के रूप में चल रहा है, वह एक फैक्टर है। और उसको लीगल इम्प्लीमेंटेशन, गवर्नमेंट के गैप्स को आइडेंटिफाई करके उन गैप्स को कैसे भरना, लॉन्ग टर्म इलाज कैसे होगा, उनका फाइनेंशियल असिस्टेंस कैसे होगा, उनकी एफआईआर सरकारी रूप से उन लोगों को, विक्टिम को तुरंत असिस्टेंस कैसे होगा। तो यह जो शीरोज और छावा फाउंडेशन का कॉम्बिनेशन है, ये अपने आप में मुझे लगता है कि यूनिक है और बहुत महत्वपूर्ण एरिया में काम कर रहा है। और वो लोग कर रहे हैं जो इसके विक्टिम, जिनको मान के चले डिसेबिलिटी से जो उस डिसेबिलिटी से बाधित है, वो खुद काम कर रहे हैं। तो ये एक आत्मविश्वास और स्वाभिमान की भावना भी लेके चलेंगे। तो इसलिए मैं इस प्रोजेक्ट को बहुत अच्छा मानता हूँ। और आज इसीलिए आपने जब मुझे यहाँ पे शीरोज टीवी पे बातचीत करने के लिए बुलाया, मेरे अपनी विचारों को प्रकट करने के लिए बुलाया, महिलाओं के बारे में क्या सोचते हैं, समाज के बारे में क्या सोचते हैं, राजनीतिक चेतना के रूप में क्या सोचते हैं, तो मुझे लगा कि यह भी एक शीरोज टीवी एक अनादर एक बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म डेवलप किया गया है। तो मैं आप सबको मौसमी जी, आपको भी बधाई ही दूंगा और पूरी टीम को, जो लोग यहाँ पे इसमें जुड़े हुए हैं, उन सब का भी अभिनंदन करता हूँ। सर, हमारे कैफे जैसे कि आगरा, लखनऊ और नोएडा में बहुत जल्द हम लोग दिल्ली में भी ओपन करने वाले हैं। तो आपको लगता है कि ऐसे जो शीरोज जैसे कैफे देश भर में और भी होने चाहिए, और सरकार ऐसे इनिशिएटिव को बढ़ावा देने में क्या मदद कर सकती है? देखिए, ये जैसा मैंने कहा कि छावा फाउंडेशन द्वारा ये जो शीरोज कैफे और ये इनिशिएटिव किए हैं, ये बहुत ही अच्छा आयाम है। मैं शीरोज कैफे तो मुझे पर्सनली बहुत अच्छी, जिसको कहते हैं मॉडर्न समय में हैंगआउट है। मैं गुजरात में गया तो ओटला कहते हैं, कई जगह चौपाल कहते हैं, वैसे हैंगआउट प्लेस कहते हैं। यंग जनरेशन लोगों को शाम के समय एक तरीके से अच्छे ऑब्जेक्टिव के साथ जुड़ने के लिए एक प्लेटफॉर्म भी है। तो जैसे ये नोएडा में अच्छा काम कर रहा है, जो गुड़गांव में काम कर रहा है, लखनऊ में काम कर रहे हैं, तो दिल्ली में भी खुलेगा तो एक अवेयरनेस लोगों में आएगी, जुड़ने का एक माध्यम लोगों के सामने आएगा, और एक अपने आप को एक जो ह्यूमन वैल्यूज है उसका एक एक्सप्रेशन का एक माध्यम भी बनेगा। तो दिल्ली में आप जैसे खोलना चाह रहे हैं और महरौली में जो इसको खोलने का आप लोगों ने संकल्प लिया, जल्दी उसको खोलेंगे, तो यह एक बड़ा अच्छा इनिशिएटिव रहेगा और जगह जगह खुलने चाहिए। कारण क्या है कि मैंने देखा है, आप भी लोगों से मिलते होंगे, समाज में कुछ बुरे लोग भी हैं लेकिन ज्यादातर अच्छे लोग होते हैं। उनको कुछ ना कुछ माध्यम चाहिए होता है, कुछ कोई इनिशिएटिव लेने के लिए कोई अवेयरनेस का कोई चीज चाहिए होता है, तो उनको कोई माध्यम अगर मिल जाता है तो वो अच्छे कामों में लग जाते हैं। और तो यह एक शीरोज एक अच्छा तरीके का माध्यम है जो हमारे युवाओं को भी प्रेरित करेगा, यंग कपल्स को भी प्रेरित करता है, और
वह उनको एक अवेयरनेस भी देता है और उनके लिए उनके वैचारिक रूप से उनकी प्रगति के लिए भी वहाँ पे चर्चा के साथ काम करेंगे तो वह उसको भी इसकी नेसेसिटी को भी पूरा करता है। तो मैं तो सोचता हूँ हर जगह खुलना चाहिए। सरकार काम करती है बट कॉरपोरेट जगत को मुझे लगता है ज़्यादा आगे आना चाहिए। अभी भी आपके साथ CSR फाउंडेशन CSR के रूप में कई कंपनीज हो सकता है सपोर्ट करते हो। इन लोगों को कॉरपोरेट लेवल पे भी बहुत आगे लोगों को आना चाहिए, आते भी हैं। एक हमारी सरकार ने एक बड़ा ही अच्छा इनिशिएटिव किया था सोशल स्टॉक एक्सचेंज, क्योंकि मैं फाइनेंशियल मार्केट से भी जुड़ा हूँ, स्टॉक एक्सचेंज से भी जुड़ा हूँ। एक हम प्रोजेक्ट लेके आए हैं सोशल स्टॉक एक्सचेंज का, जिसमें ऐसे अच्छे प्रोजेक्ट जो कि ऑर्गेनाइजेशन अच्छे ऑब्जेक्टिव से समाज में काम करते हैं, लेकिन आर्थिक रूप से वो अपनी स्वतंत्रता के हिसाब से, आर्थिक एम्पावरमेंट के हिसाब से भी काम करते हैं। केवल सरकारी सहायता पे केवल डिपेंड नहीं होना चाहते, समाज के अंदर भी जाके उन लोगों को भी साथ में जोड़ना चाहते हैं गुड ऑब्जेक्टिव्स के लिए। तो एक प्लेटफॉर्म है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलके सोशल स्टॉक एक्सचेंज में, उसमें जो चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, सोशली ओरिएंटेड ऑर्गेनाइजेशन है, गुड ऑब्जेक्टिव से समाज में बदलाव करने वाले ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी फाइनेंशियल नीड्स को, उनके फाइनेंशियल लिंकेजेस को पूरा करने के लिए वो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस अपने आप को लिस्ट कर सकती हैं और साथ में जो कॉरपोरेट लेवल पे इस जगहों पे अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहते हैं, देना चाहते हैं, वैसे कॉरपोरेट जगत के लोग, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स या जो इस तरह से सोशली ओरिएंटेड लोग हैं, फाउंडेशंस हैं, ट्रस्ट हैं, जो ऐसे समाज में आर्थिक सहायता भी देना चाहते हैं या कॉरपोरेट लेवल पे सहयोग करना चाहते हैं या उनको एम्पावर करना चाहते हैं, इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनका एक प्लेटफॉर्म है। तो वह भी एक अच्छा प्लेटफॉर्म हम लोगों ने, सरकार ने डेवलप किया, वो धीरे धीरे और अच्छा आगे बढ़ेगा। तो सरकारी सहायता एक तरीके से होती है लेकिन पूरी तरह उस पर डिपेंड नहीं हो सकते। कॉरपोरेट सहयोग, समर्थन, इन्वेस्टर समर्थन, एक अवेयरनेस क्रिएट करके समाज को जोड़ना के लिए एक अशीरोज अच्छा प्लेटफॉर्म है और इसका ये आगे बढ़ेगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बिल्कुल सर। एसिड विक्टिम्स के लिए, जो कि समाज में, समाज की जिम्मेदारी भी होती है। समाज की जिम्मेदारी, अगर किसी के साथ दुर्व्यवहार हुआ है, एक्सप्लॉयटेशन हुआ है और एट्रोसिटीज हुई है, तो उसको ठीक करना, उसको कंट्रोल करना, उसका हैंड होल्डिंग करना तो समाज की जिम्मेदारी है। समाज इसीलिए बनता है, तो वह जिम्मेदारी पूरी होगी। अक्सर ऐसे केसेस सामने आते हैं जहाँ पे पॉलिटिशियन पर कई तरह के एलिगेशन लगते हैं और जब ऐसे केसेस सामने आते हैं तो पार्टी उस सिचुएशन को कैसे हैंडल करते हैं? क्या पार्टी खुद इस मामले का जांच पड़ताल करते हैं या उस व्यक्ति को डिफेंड करा जाते हैं? तो इस जो मामले है इसके न्याय मिल सकती है या मिल रही है? देखिए, जब भी पार्टी, मैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा हुआ हूँ शुरू से, तो उसमें उसके बारे में जरूर मैं बोल सकता हूँ कि जब भी किसी व्यक्ति के बारे में, हमारे कार्यकर्ता के बारे में इस तरह की विषय संज्ञान में आता है तो कुछ नेगेटिव ट्रोल्स भी हैं। पॉलिटिक्स में तो आप जानते हैं कि ट्रोल, आपने बताया ही है कि ट्रोलिंग भी होती है। फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करने के लिए, पॉलिटिकल लोगों की इमेज खराब करने के लिए भी बड़ा नेगेटिव प्रचार प्रसार भी होता है। और ये टूल किट जैसे भी ग्लोबल लेवल पे भी कई जो इकोसिस्टम्स हैं वह पॉलिटिशियंस की इमेज को खराब करने का भी प्रयास करते हैं। तो इसका सेपरेशन बहुत ज़रूरी है। कौन सी चीज़ जेन्युइन है, कौन सी फॉल्स नैरेटिव क्रिएट करके पॉलिटिकल क्लास की, पॉलिटिशियन की इमेज को खराब करने का प्रयास हो रहा है, इसका सेग्रीगेशन बहुत ज़रूरी है।
तो हमारा सबसे पहला प्रयास रहता है कि अगर किसी के बारे में कोई संज्ञान में कोई चीज आई है, शिकायत आई है, तो हमारा जो स्ट्रक्चर है, केंद्रीय जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उनके साथ 30-35 लोगों की केंद्रीय टीम है, फिर नेशनल एग्जीक्यूटिव है, उसके बाद प्रदेश के लेवल पे चले जाते हैं, 36 के करीब प्रदेश यूनियन टेरिटरीज है, वहाँ के भी अध्यक्ष हैं, पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है। प्रदेश के बाद जिला स्तर पे जाते हैं, जिला के बाद मंडल भी है, मंडल के बाद उसके भी नीचे बूथ लेवल तक चले जाते हैं, और एक बूथ में लगभग 1000 लोग होते हैं, उसका बूथ अध्यक्ष, पूरा स्ट्रक्चर है, बूथ अध्यक्ष, उसकी पूरी टीम है। तो अगर कार्यकर्ता का जब किसी के बारे में कोई शिकायत आती है तो सबसे पहला बात होती है कि उसका जो बूथ अध्यक्ष है, जहाँ पे वो रहता है, काम करता है, वो उसके बारे में सही जानकारी दे सकता है। तो एक पूरा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर वैसा बना हुआ है कि अगर कुछ होती है तो नीचे से लेके ऊपर जाती है बातें, तो उस तरह से होती है। लेकिन जो हमें इस नैरेटिव से भी बच के रहना चाहिए। आजकल देखिए, पॉलिटिकल क्लास जो हमारे यहाँ डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, डेमोक्रेसी है, प्रजातंत्र है हमारे देश में, भारत एक ग्लोबल लीडरशिप की पोजीशन पे जाने की का प्रयास मतलब के मार्ग पे जा रहा है। 2047 में प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम ग्लोबल लीडरशिप को अचीव करने के लिए, अब विकसित भारत के स्टेटस को अचीव करने के लिए प्रतिबद्ध हैं, और हम सबको सामूहिक प्रयास से उस काम को करना है। तो ग्लोबल लेवल पे कई फोर्सेस हैं जो कंड्यूसिव नहीं है, वो नहीं चाहती कि भारत इस तरह से आगे बढ़े, वह भारत को मार्जिनलाइज्ड तरीके से एक लेवल पे ही रोक के रखना चाहते हैं। तो जियोपॉलिटिक्स जिस तरह की चलती है ग्लोबल लेवल पे, तो उनके इंटरेस्ट और हमारे इंटरेस्ट देश के, भारत के, क्लैश करते हैं। तो कई इकोसिस्टम्स हैं जो हमारे स्ट्रॉन्ग लीडर्स को, नेशनल इंटरेस्ट के लीडर्स के इमेज को भी खराब करने का प्रयास करते हैं। तो मैंने नीचे के लेवल को तो हम कंट्रोल कर लेते हैं, वो तो ज्यादा उसकी कॉस्ट भी नहीं, अगर किसी का शिकायत आई तो वहाँ पे हमें इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उसी लेवल पे डील हो जाती है। लेकिन सोशल मीडिया पे ट्रोलिंग हो रही है, या ग्लोबल लेवल पे एक इकोसिस्टम फंक्शन कर रहा है, वो भारत के इंटरेस्ट के कंड्यूसिव लीडर्स की इमेज को खराब करने का काम कर रहा है। तो इसके लिए लार्जेस्ट पर्सपेक्टिव के लिए हमारे अंदर काफी डिसिप्लिनरी कमिटी और सब चीजें का एक स्ट्रक्चर है। बट हम इस बात के लिए बहुत अच्छी तरह से जागरूक हैं कि अगर भारत को विकसित भारत के स्टेटस में जाना है तो बहुत सारी चुनौतियों को भी झेलना पड़ेगा। उसमें एक ये चुनौती है कि जो ग्लोबल नैरेटिव्स हमारे लीडरशिप, स्ट्रॉन्ग लीडरशिप को वीक करने के लिए भी प्रयासरत हैं, और ऐसे लीडर्स को वो आगे लाने का प्रयास भी करते हैं जो ग्लोबली कॉम्प्रोमाइज्ड हैं। तो इस डिफरेंशिएशन को लेके हम चलते हैं, और यही मैच्योरिटी है हमारी लीडरशिप की, हमारी सबकी मैच्योरिटी यह है कि हम इस डिफरेंशिएशन को देख के केवल जो पब्लिक ओपिनियन और ट्रोलिंग वाले इश्यूज के अंत को भी हैंडल करने की कैपेसिटी अपने आप बिल्ड करें। तो पूरा इंफॉर्मेशन सिस्टम है, मॉनिटरिंग सिस्टम भी है, उसके बाद कमिटीज भी हैं, उसके बाद व्यक्ति का पूरा प्रोफाइल, अगर हमने, आदमी हमारे यहाँ ऊपर कैसे पहुंचता है, काम करके। ऐसा तो नहीं है कि किसी को आज किसी को कोई पसंद आया किसी लीडर को, उसने उठा के कोई पोजीशन दे दी। ग्राउंड लेवल से जिसने अपना लंबा सामाजिक जीवन जिया है, उसकी इमेज क्या है, उसकी रिकॉग्निशन क्या है, उसके लोग उसके बारे में क्या ओपिनियन रखते हैं, उन सबको देख के ही आगे बढ़ाते हैं। तो ये पूरी प्रक्रिया है, तो उसके अनुसार ही चलते हैं। इसीलिए आज आप देखेंगे कि 1952 में भारतीय जनसंघ के रूप में हमारी संस्था खड़ी हुई थी, 1985 में भारतीय जनसंघ बना था। इतने सालों से हम लगभग चले आ रहे हैं,
तो लगभग 70-75 साल हो गए हैं, और फिर भी आज वाइब्रेंट ऑर्गेनाइजेशन के रूप में भारतीय जनता पार्टी खड़ी हुई है। वो इसी कारण है कि सतत जागरूकता के साथ, सामाजिक चेतना के साथ हम काम करते हैं, और अल्टीमेटली डेमोक्रेसी में तो जनता फाइनली डिसाइड करती है। पॉलिटिकल क्लास का तो अकाउंटेबिलिटी, मेरे ख्याल से इस देश में पॉलिटिकल क्लास की अकाउंटेबिलिटी सबसे ज्यादा है। उसको हर 5 साल में जनता के बीच में जाके उनका समर्थन वोट लेना है, तब वो आगे बढ़ेगा। और उसलिए केवल इलेक्शन के टाइम में वो जनता के पास जाएगा और प्रॉमिस कर देगा, उसको कोई नहीं पूछेगा। उसने उसके 5 साल के इतिहास को, काम को भी देखेगा, उसके पूरे जीवन को भी देख के चलता है। तो सामाजिक रूप से जो अकाउंटेबिलिटी है, वह भी एक महत्वपूर्ण व्यक्ति के साथ उसके काम को और उसका मूल्यांकन करती है। सर, अभी आपने ट्रोल का जिक्र किया है। कहीं ना कहीं हम सब ऐसे ट्रोलिंग का सामना करते ही है, और ऐसे मामले ज़्यादा होती है जब कोई पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ न्यूज़ बनते हैं या पॉलिटिकल न्यूज़ बनते हैं, या ऐसे भी है जब कोई पॉलिटिशियन फीमेल हो और वो अपना बात रखती है, तो उसी पार्टी के जो फॉलोअर्स होते हैं वो बहुत एक्सट्रीम लेवल में जाके बहुत खराब नेगेटिव कमेंट करते हैं। और ये बस कमेंट तक सीमित नहीं रहते, कई बार ऐसा है जानलेवा थ्रेट मिलती है, रेप थ्रेट भी मिलते हैं, उनके बाद उनके फैमिली पे भी जाते हैं। तो ये जो ट्रोल्स और नेगेटिव कमेंट्स जो करते हैं, तो इनको कैसे रोका जा सकते? कहीं ना कहीं आप भी पॉलिटिशियन हो, तो आप भी फेस करते ही होंगे ऐसे ट्रोल्स का, तो आप कैसे हैंडल करते हैं? देखिए, ट्रोल के 2 एस्पेक्ट हैं। एक तो जो व्यक्ति ट्रोल हो रहा है उसको भी अपना स्वाभिमान और आत्मविश्वास होना चाहिए। ट्रोल कोई कर रहा है और अगर उसमें सच्चाई नहीं है तो वह मजबूती से उसके खिलाफ खड़ा रहे, कोई चिंता की बात नहीं है। पार्टी अपने आप में किसी एक कोई ट्रोल हो गया तो उसको वो हमारे पार्टी के लिए यूजफुल नहीं रहा, ऐसा कोई सोचते ना, महिला है या पुरुष है या बच्चा है, कोई भी है, वो उस तरह से पार्टी इतनी कच्चे कान वाली भी नहीं है। दोनों तरफ से उस व्यक्ति को भी मजबूती से अपने ऊपर आत्मविश्वास रहना चाहिए, स्वाभिमान रहना चाहिए। पार्टी भी कच्चे कान की नहीं है, इको समाज में भी थोड़ा सा, परिवारों को भी, सबको भी एक तरीके से हम नेगेटिव कई बार ज़्यादा आसानी से किसी व्यक्ति पे स्टिक कर जाती, तो उस चीज़ को भी हमने विचारों के माध्यम से रोकना चाहिए कि अनलेस प्रूव्ड गिल्टी हर आदमी इनोसेंट है। ये चीज़ का एक बेसिक जूरिस्प्रूडेंस का प्रिंसिपल है। और कानून भी स्ट्रांग होना चाहिए। धीरे धीरे जो सोशल मीडिया के ऊपर, जो इंटरनेट वगैरह के अंदर जो स्वच्छंदता और उच्छृंखलता आ रही है, उसको तो कंट्रोल करना पड़ेगा कानून के माध्यम से। तो लीगल सिस्टम्स को भी स्ट्रांग किया जा रहा है। और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, बड़ी लोग बातें करते हैं, बट एक्चुअली में वो एक लेवल पे उसके भी रेस्ट्रिक्शंस हैं। हमारे कोर्ट ने भी कहा है कि दूसरे की स्वतंत्रता को आप हनन करने के लेवल पे आपकी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं होती। तो आप फॉल्स नैरेटिव करते हैं, अगर आप पकड़े गए तो कानूनी रूप से उनको स्ट्रांग सजाना। कानून के लेवल पे फिर अपने व्यक्तिगत स्वाभिमान और आत्मविश्वास के लेवल पे परिवार को, समाज को भी थोड़ा सा पेशेंस रख के आगे बढ़ना चाहिए। और संगठन, पार्टी के रूप में भी जो है वह भी कच्चे कान का नहीं होना चाहिए। इसी तरह से ये धीरे धीरे होगा। लेकिन अगर इसको किसी ने शिकायत अगर कोई करता है ट्रोलिंग की, तो उसका पुलिस को इन्वेस्टिगेशन तुरंत करना चाहिए, उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। क्योंकि उसके, जैसे आपने कहा कि कुछ ट्रोल में इतना तक कि मर्डर, रेप तक का थ्रेट होता है और उसके बाद वो इम्प्लीमेंट भी कर देते हैं लोग। तो उस तरह से क्रिमिनल बैकग्राउंड का आज की डेट में ऑडिट ट्रेल बहुत स्ट्रांग है। अगर कहीं से जनरेट हो रहा है ट्रोल एक्टिविटीज, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ऑडिट ट्रेल, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ये सब के कारण
आप उसके तह पे जाके उस व्यक्ति को आइडेंटिफाई करके उसके ऊपर वॉच रख सकते हैं। तो कानूनी रूप से भी उसको लाइटली नहीं लेना चाहिए। बिल्कुल सर। तो ये रहा हमारा पहला सेगमेंट। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेगमेंट पे, जहाँ पे मेरे पास कुछ कार्ड्स रहेगा और मैं जो भी कार्ड पिकअप करूंगी उसमें एक टॉपिक रहेगा और उसको देख के आपको पहला थॉट्स जो आते हैं आपके दिमाग में या जो भी आपको शेयर करना है उस टॉपिक पे आप कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। हाँ जी। तो मेरे पास है चाइल्डहुड। हाँ, चाइल्डहुड बहुत इम्पोर्टेंट है और जैसा उसको बचपने में संस्कार मिलता है व्यक्ति को, he becomes like that. So the society and family should have very much focused initial 15 years तक चाइल्ड की ग्रोथ, इकोसिस्टम, उसको एनवायरमेंटल जो एनवायरमेंट कैसा मिलते हैं उस पे बहुत ध्यान देना। चाइल्डहुड एज इज अ पर्सन्स चाइल्डहुड एज इज मेंटल ग्रोथ एंड सोशल ओरिएंटेशन। पर्पस ऑफ लाइफ। पर्पस ऑफ लाइफ एक तो स्पिरिचुअल पर्पस है, दैट इज रियलाइजेशन ऑफ गॉड और अल्टीमेट गोल ऑफ लाइफ वो है। दूसरा तो पर्पस ये होता है कि हाउ मच वेलफेयर और हाउ मच गुडविल और हाउ मच हैप्पीनेस you can provide to your near, dear and people who come in contact with you. They should feel happy, they should feel pleasance in your behavior. That should be the purpose of life. बिल्कुल, ये बहुत इंटरेस्टिंग है। कॉलेज लाइफ। College life is a dynamic life. You get to orient so many things in your life. आपको बहुत एक्सपोजर मिलता है, आप एकदम स्वतंत्रता भी मिलती है। स्कूल के जीवन में एकदम थोड़ा सा बंधन सा कई बार फीलते हैं, अचानक आपको एक स्वतंत्रता मिलती है, तो उस स्वतंत्रता को हैंडल करने का आपको मैच्योरिटी भी डेवलप करनी होती है। तो कॉलेज लाइफ इज ए वंडरफुल फेज आपके जीवन का। उस वक्त यूथफुल एनर्जी भी होती है, एक्सपोजर भी होता है, आप अपने पीयर ग्रुप्स, फ्रेंड्स मिलते हैं, आपके जीवन के सहयोगी, सहपाठी या जिनके साथ आपको जीवन बिताना है, ऐसे लोग भी आपको उसी वक्त, उसी पीरियड में, उस लाइफ साइकिल के उस पीरियड में आपको संपर्क में आते हैं। तो इट्स ए जीवन का जो सुंदर पीरियड है। बिल्कुल। मी टाइम। मी टाइम इज जो है कि जो आत्मचिंतन का समय उसी वक्त है। आप इंफॉर्मेशन ओवरलोड हो जाती है ना, आप सोशल मीडिया को दिन भर देख रहे हैं जी। आपको टीवी देख रहे हैं, आप मोबाइल देख रहे हैं, आप ट्विटर देख रहे हैं, फेसबुक देख रहे हैं, आप इंटरनेट देख रहे हैं, आपसे लोग बात कर रहे हैं, रेडियो आ रहा है, अलग लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, भाषण सुन रहे हैं। तो ये आपके ऊपर हर वक्त इंफॉर्मेशन का ओवरलोड ही होता रहता है। आपको कभी सोचने का जीवन, जैसे आपने बताया पर्पस ऑफ लाइफ क्या है, आपके चाइल्डहुड में क्या चैलेंजेस हुए, या आने वाले समय में आपको किस तरह की चुनौतियां सामना करना पड़ेगा, उसके लिए तैयार हैं कि नहीं, आप के व्यक्तित्व विकास के लिए आपको कौन से गुण अर्जित करने, आपके लाइफ का गोल क्या है, ये सब चीजें का जो वैचारिक रूप से आपकी परिपक्वता होती है वो एक आत्मचिंतन से होती है। वो है आप अकेले आइसोलेशन में बैठ के जब आप चिंतन करते हैं, जिसको हमारी संस्कृति में मेडिटेशन भी कहते हैं जी। तो वह कम से कम या तो सोने से पहले या आपको उठने के सवेरे मॉर्निंग क्रिया के बाद आपके पास ऐसा टाइम होना चाहिए जब आप अपने आप से बात कर सकते हैं, अपने विचारों से बात कर सकते हैं और अपने अंदर के उठते हुए विचारों को, आवाजों को सुन सकते हैं। बिल्कुल, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग है। मैरिज, हाँ, मैरिज एक पार्टनरशिप कई लोग कहते हैं, लेकिन हमारी संस्कृति में तो यह बंधन
एक तरह का जीवन का एक बंधन है। और हमारे पिताजी ने तो यही कहा था कि शादी के पहले आप कितना ही सोच लो, कितना ही चर्चा कर लो, लोगों से मिल लो, बात कर लो, लेकिन एक बार शादी हो जाए, शादी कर लो, तो फिर कैसा भी हो उसको निभाना, साथ रहना। तो ये जीवन का एक जीवन भर का साथ है, जो एक दूसरे की इज्जत करके, एक दूसरे की आकांक्षा अपेक्षाओं को ध्यान में रख के, उनको भी बढ़ने, स्पाउस को, उनको भी पूरा मौका अपनी आकांक्षाओं इच्छाओं को पूरा करने का मतलब समय देना चाहिए, और साथ मिलके करके एक अपने परिवार के लिए, आने वाले परिवार में जो बच्चे हैं उनको एक संस्कारित करने का एक जॉइंट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी बिल्कुल। तो सर बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और मैंने बहुत कुछ सीखा है। जो भी बातचीत रहा हमारा, जो भी एक्सपीरियंस मैंने लिया, और मुझे लगता है कि जो ऑडियंस है हमें सुन रहे हैं, उनको भी बहुत अच्छा लगा और उनको भी बहुत कुछ सीखने का मौका मिलेगा। तो थैंक यू सो मच सर, आपने हमें इतना समय दिए, जो बिजी स्केड्यूल है उसमें से टाइम निकाल के आप हमें दिए, तो बहुत बहुत थैंकफुल है हम। मौसमी जी, आपका भी बहुत धन्यवाद, आपकी पूरी टीम का भी बहुत धन्यवाद, क्योंकि जब इस तरह के चर्चा होती है, जो इस तरह के जो ओरिएंटेशन तरीका, एक ओरिएंटेशन है सोसाइटी के प्रति, ओरिएंटेशन के ये डायलॉग्स हैं मुझे लगता है। तो शीरोज़ वैसे भी मुझे पूरा सभी लोगों के साथ मिलके भी अच्छा लगा, आपका सेंटर देखा, इस तरह से आपकी एक्टिविटी देखी, और सभी श्रोताओं से, उन लोगों को से चर्चा करने का, अपनी बात रखने का मुझे यह जो प्लेटफॉर्म मिला, तो मैं उनका भी धन्यवाद देता हूं, जो लोग यहाँ पे जुड़ेंगे, सुनेंगे, और अगर उनको कुछ अच्छा लगता है तो दे शुड टेक बैक, अगर नहीं लगता तो मेरी कमी समझ बिल्कुल अच्छा लगेंगे सर। हाँ, वो मान के उसको आगे लेके जाना है। बहुत बहुत अभिनंदन।